हेलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं पहला चैप्टर नंबर सिस्टम की पहली क्लास। इस क्लास में हेडिंग्स 1.1 से लेकर 1.3 तक कवर किया जाएगा। बाकी पार्ट अगली क्लास में कवर होगा। तो लेट अस बिगिन। नंबर सिस्टम्स चैप्टर 1 एनसीईआरटी क्लास 9th, हेडिंग 1.1 इंट्रोडक्शन। देखिए, आपने अपने पहले की क्लास में पढ़ रखा है कि नंबर्स को नंबर लाइन पे दिखाया जाता है। नंबर लाइन पे क्यों दिखाते हैं? क्योंकि देखिए, लाइन ज्योमेट्री में आपने पढ़ा है कि इन्फिनिटली एक्सटेंड होती है, एक पॉइंट से निकल के दोनों दिशाओं में एक्सटेंड होती है। ओके, और नंबर्स भी अनगिनत हैं, असंख्य हैं। तो क्यों ना हम इस लाइन पे ही नंबर्स को प्लॉट करें। और ये बेसिकली नंबर्स को देखने का बेस्ट तरीका है, क्योंकि लाइन पे इन्फिनिटली मैनी पॉइंट्स होते हैं। उसी प्रकार हमारी दुनिया में इन्फिनिटली मैनी नंबर्स हैं। पेज 1 पे नंबर लाइन ड्रॉ की हुई है। 1.1 फिगर देखें। अब अगर नंबर लाइन पे वॉक करें, जैसा कि इस चित्र में दिखाया है, तो आपको हर तरफ नंबर ही नंबर नजर आएंगे और हम इनको कलेक्ट करेंगे और क्लासीफाई करेंगे। अब देखिए, क्लासीफाई करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि नंबर्स बहुत सारे हैं, अनगिनत हैं। तो क्यों ना हम इनको कैटेगरी में पढ़ें, ताकि काम रिपीटेटिव ना हो। इनफैक्ट किसी भी क्लासिफिकेशन का यही उद्देश्य होता है कि चीज़ों को क्लासीफाई करने से उनका अध्ययन करना आसान हो जाता है। आप ध्यान दीजिए, बायोलॉजी में आप जब एनिमल किंगडम को पढ़ते हैं तो उसमें भी क्लासिफिकेशन करते हैं, एनिमल एंड प्लांट किंगडम दोनों को। उसमें आप कई वैरायटीज़ पढ़ते हैं और उसी फैमिली, फाइलम, उसी प्रकार नंबर्स में भी कई सारे सेट्स हैं, कई सारी कैटेगरीज हैं। हर कैटेगरी में इन्फिनिटली मैनी नंबर्स हैं। तो क्यों ना उनको क्लासीफाई करके थोड़ा संगठित तरीके से पढ़ा जाए। पेज नंबर 2 पे देखते हैं। सिंबल एन, पहले तो आएगा नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर मोटा मोटा वही नंबर होते हैं जो नेचुरली नज़र आते हैं, मतलब गिनती वाले नंबर। हाथ से आप जिसे काउंट कर सकते हैं, हाथ से आप 1 से लेकर ऑनवर्ड्स इंटीजर काउंट कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। जीरो काउंट नहीं कर सकते तो जीरो नेचुरल नंबर नहीं है। 1 ऑनवर्ड्स पॉजिटिव इंटीजर्स, ये सारे हो गए नेचुरल नंबर्स। अब इसमें इसको सिंबल एन से इस सेट को डिनोट करते हैं। इसी सेट में अगर हम शून्य को भी शामिल कर लें, द ग्रेड 0 को भी, तो ये बन जाएगा होल नंबर का सेट, जिसको हम W कहते हैं। स्पष्ट है कि W का सेट जो है n को कंटेन करता है, या फिर n W का सबसेट है, सेट थ्योरी की भाषा में कहें। भाई W n से बस एक ही ज़्यादा है, होल नंबर्स, 0 बढ़ा दिया उसमें। अब क्या किया, अब नंबर लाइन पे अगर दाएं बाएं जाओगे तो आपको नेगेटिव इंटीजर्स भी नज़र आएंगे, उनको भी शामिल कर लो। तो होल नंबर में आपने नेगेटिव इंटीजर भी शामिल कर लिए, तो सारे ही इंटीजर्स आपकी पकड़ में आ गए। इसको आपने नया सेट कह दिया, सिंबल Z, जिसको हम कहेंगे इंटीजर्स। अब ये बताया है कि जर्मन वर्ड जालिन से इस Z सिंबल को निकाला गया है। ठीक है, तो अभी देखा आपने नेचुरल नंबर, उससे बड़ा हुआ होल नंबर, उससे बड़ा हुआ Z यानी इंटीजर्स। ठीक है, अब इसके अलावा और भी नंबर हैं जो इंटीजर की प्रवृत्ति के नहीं हैं, जिनको फ्रैक्शनल नंबर या भिन्न कहते हैं, जैसे कि 1/2, 3/4 और इवन -2005/2006। अब ये क्या है? ये सबसे बहुत इंटरेस्टिंग नंबर हैं, और इनफैक्ट जितने भी कॉम्प्लिकेशंस मैथ्स में क्वेश्चंस में आते हैं तो वो इसी सेट से पर्टेन करते हैं। इसलिए इस सेट को अभी समझना बहुत ज़रूरी है। इसे हम कहते हैं परिमेय संख्याएं, रैशनल नंबर। देखिए, सीधी सी बात है, ये फ्रैक्शंस होते हैं, फ्रैक्शंस ऑफ इंटीजर्स होते हैं, या इसको हम रेशियो ऑफ इंटीजर्स भी कह सकते हैं। अगर किसी नंबर को हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे p और q दोनों ही इंटीजर हैं, ये सीधे परिभाषा है, और q शून्य नहीं है। ऑब्वियसली अगर q 0 हो गया तो डिवीजन बाय 0 आ जाएगा। डिवीजन बाय 0 तो डिफाइंड है नहीं, आपने इन्फिनिटी सुना होगा। तो ठीक है, ऐसा हर नंबर जिसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकें, जहाँ p और q दोनों ही इंटीजर हैं, तो इस p/q, इस रेशियो को ही हम कहते हैं रैशनल नंबर या परिमेय संख्याएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है, इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। इसी पे आगे पूरी कहानी चलेगी मैथ्स में ज़्यादातर। ठीक है, अब ध्यान से देखें, q पे एक ही रेस्ट्रिक्शन है, जो आपका p/q फॉर्म है, ये p/q फॉर्म हुआ। इस पे q में एक ही रेस्ट्रिक्शन है कि q शून्य नहीं हो सकता। बाकी q पे q स्वतंत्र है, q कोई भी इंटीजर वैल्यू ले सकता है।
अच्छा, अगर Q 1 हो जाएगा तब क्या होगा? अगर Q 1 हो गया तो P बाई क्यू की वैल्यू तो P बाई 1 हो जाएगी, यानी P हो जाएगी। अर्थात अब हर इंटीजर को P बाई क्यू के फॉर्म में तो लिख ही सकते हैं, तो बटा 1 कर दो। 1 से डिवीजन तो ट्रिवियल होता है, यहाँ दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल -25 कैन बी रिटन एज -25/1। ठीक है, तो यहाँ से स्पष्ट हुआ, यहाँ से सिद्ध होता है कि सभी इंटीजर्स और सभी नेचुरल नंबर्स एक्चुअली रैशनल नंबर्स होते हैं, क्योंकि हम उनको P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब कह रहे हैं यहाँ पे आप रैशनल नंबर को यूनिक रिप्रेजेंटेशन नहीं दे सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल, क्योंकि अगर कोई फ्रैक्शन है, आपने पढ़ा होगा, किसी भी फ्रैक्शन के ऊपर नीचे एक ही संख्या से अगर गुणा कर दोगे तो उसका वैल्यू तो चेंज होता नहीं है। जब वैल्यू चेंज नहीं हुआ तो वही वैल्यू रहता है। इसका मतलब P/Q का यूनिक रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है इन जनरल। जैसे 1/2 है, एग्जाम्पल देखिए, 1/2 को 1/2 भी लिख सकते हो, 2/4 भी लिख दो, 10/20 भी लिख दो, 100/200 भी लिख दो। तो यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। इनको हम इक्विवेलेंट रैशनल नंबर कहते हैं या इक्विवेलेंट फ्रैक्शनल, क्योंकि वैल्यू तो सेम ही है, बस डिनोटेशन डिफरेंट है। P और Q की वैल्यूज अलग अलग हैं, P अलग है, Q अलग है। देखिए 10/20 में P और Q 10,20 है, 25/50 में P और Q 25,50 है, लेकिन इस फ्रैक्शन की और इस नंबर की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो अंतोगत्वा हाफ ही रहेगी। क्लियर है? अब हम क्या करते हैं, इस कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए एक स्टैंडर्ड नोटेशन लेते हैं। स्टैंडर्डाइज करने से, मानकीकृत करने से कंफ्यूजन हटता है। तो जब 1/2 के इतने सारे रूप लिखे जा सकते हैं, तो कोई कुछ लिखेगा कोई कुछ लिखेगा, तो कंफ्यूजन हो जाएगा। तो बेहतर है हम एक स्टैंडर्ड तरीका निकालते हैं। ऐसा तरीका P/Q कुछ इस प्रकार होना चाहिए कि P और Q में कोई कॉमन फैक्टर ना रहे। यदि है तो उसे कैंसिल आउट करें। कॉमन फैक्टर जब दो संख्याओं में नहीं होता है तो हम ये कहते हैं वो परस्पर को प्राइम है, सह अभाज्य। देखिए अब यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, वो प्राइम नंबर नहीं है। जैसे 10 और 21, ना तो 10 प्राइम है ना 21 प्राइम है, लेकिन ध्यान दें 10 और 21 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, इसलिए 10 और 21 परस्पर को प्राइम है या सह अभाज्य हैं। ऐसा भी कहेंगे P और Q में कॉमन फैक्टर 1 है या GCD 1 है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। याद कीजिए, पढ़ा था छोटे क्लासेस में, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, जिसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी कहते हैं और हिंदी में महत्तम समापवर्तक भी कहते हैं। तो P और Q कुछ इस प्रकार से लिखे जाएं कि उनमें कोई कॉमन फैक्टर ना रहे, या P और Q को प्राइम हो जाए, या उनका GCD 1 हो जाए, तो वो एक स्टैंडर्ड नोटेशन हो जाएगा। फाइन। अब चलिए आगे क्वेश्चन है क्लासिफिकेशन और डेफिनेशन से संबंधित। एग्जाम्पल 1 देखते हैं, ट्रू और फॉल्स। यहाँ पे केवल परिभाषाओं की समझ परखी जा रही है। ट्रू फॉल्स बताना है। एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। नहीं, शून्य एक ऐसा होल नंबर है जो कि नेचुरल नंबर नहीं है। ध्यान दें, आपने नेचुरल नंबर के सेट में 0 भी डाल दिया था उस बक्से में, बोरे में, चित्र देखें तो वो होल नंबर का सेट प्राप्त हुआ था, अर्थात होल नंबर का सेट बड़ा है। तो एवरी होल नंबर तो नेचुरल नंबर नहीं हुआ। एक 0 ऐसा अपवाद है जो नेचुरल नंबर नहीं है किंतु होल नंबर है। एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। नहीं, एवरी इंटीजर, यस, अभी देखा था ऊपर -25/1। किसी भी इंटीजर को आप डिवाइड बाई 1 करके लिख सकते हो ना, जैसे दिखाया यहाँ पे m/1 लिखा हुआ है। तो यस, ये सत्य है, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। मतलब रैशनल नंबर का सेट बहुत बड़ा हो गया। रैशनल नंबर में होल नंबर भी आ गए और नेचुरल नंबर भी आ गए, इंटीजर भी आ गए। तो अभी तक जितने सेट पढ़े उनमें सबसे बड़ा हुआ रैशनल नंबर का सेट। अगला क्लेम है, अगला ये है कि एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। क्या ऐसा होता है? नहीं, 2 एक रैशनल नंबर है, वो इंटीजर है, लेकिन 1/2 एक रैशनल नंबर है जो कि इंटीजर नहीं है। देखिए मैथमेटिकल प्रूफ का भी एक तरीका होता है, प्रूफ बाय एक्सेप्शन एंड एक्सेप्शन टू रूल। जैसे आप अभी आगे चैप्टर पढ़ेंगे अपेंडिक्स में, मैथमेटिकल प्रूफ्स इन मैथमेटिक्स, आपकी किताब में ही है अपेंडिक्स 1, देखिएगा, वो चैप्टर मैं पढ़ाऊंगा बाद में। तो एक तरीका ये भी होता है कि किसी भी क्लेम को खारिज करना है या डिसप्रूव करना है तो आप एक एक्सेप्शन निकाल दो। जैसे यहाँ पे क्लेम क्या है, एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। आप एक एक्सेप्शन निकाल दो इसमें, एवरी रैशनल नंबर इज इंटीजर, 1/2 इज अ रैशनल नंबर विच इज नॉट एन इंटीजर। तो ये क्लेम डिसप्रूव हो गया, ये फॉल्स हो गया। आगे आते हैं।
क्वेश्चन 2, एग्जाम्पल 2, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2। आपको दो संख्याओं के बीच में 5 रैशनल नंबर्स निकालने हैं। अब यहाँ पे सुनिएगा पहले ध्यान से, इन्होंने किया क्या है, दो नंबर्स के बीच का ना मिड पॉइंट निकालते गए हैं। ये मिड पॉइंट को हम एवरेज भी कहते हैं, मीन भी कहते हैं, मतलब एंड के पॉइंट का मिडिल पॉइंट। जैसे कि ये स्केल में अगर जो दो एंड पॉइंट है उनके ठीक बीच का पॉइंट, उसको हम कहेंगे, उसे हम कहेंगे इसका मिडिल पॉइंट या एवरेज या मीन, हिंदी में औसत या माध्य भी कहते हैं। तो अब 1 और 2 के बीच का मीन निकाल दिया उन्होंने। मीन निकालने के लिए क्या करते हैं, एंड के नंबर्स को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देते हैं। ये लिखा है ना r प्लस एस बाई टू, दैट इज r प्लस एस बाई टू। तो अगर ये करेंगे तो 1 प्लस 2 बाई 2 करने पे 3 बाई 2 मिलेगा, 3 बाई 2, चलो एक मिड पॉइंट मिला। फिर अब इस नए मिड पॉइंट को 1 के साथ देखो और 1 और इसके बीच का मिड पॉइंट निकाल दो, यानी 1 और 3 बाई 2 के बीच का मिड पॉइंट निकाल दो। 1 प्लस 3 बाई 2 जो आया उसको हाफ कर दो, ये आ जाएगा 5 बाई 4। इसी तरह नया नया मिड पॉइंट निकालते चलो और फिर उससे और 1 के बीच में मिड पॉइंट निकाल दो। मतलब आपने दो पॉइंट्स के बीच का मिड पॉइंट निकाला, फिर यहाँ से 1 के बीच का मिड पॉइंट निकाला, फिर यहाँ से 1 के बीच का निकाला, फिर यहाँ से 1 के बीच का निकाला, मतलब 1 के क्लोजर होते जा रहे हो। लेकिन आप इस प्रक्रिया को अनगिनत बार एंडलेसली दोहरा सकते हो और हर दो नंबर का मीन निकाल सकते हो, तो जितने चाहे आपको। और निश्चित रूप से जब टर्मिनल नंबर रैशनल नंबर्स हैं, इंटीजर्स हैं, यहाँ तो नेचुरल नंबर, तो उनके बीच से जो एवरेज लोगे आप वो p बाई क्यू ही तो आएगा। ये सारे 4 नंबर जो हैं p बाई क्यू फॉर्म में आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये दोनों नंबर, ये सारे नंबर 1 और 2 के बीच में लाई करते हैं और ये सारे ही नंबर रैशनल नंबर्स हैं। फाइन। सोल्यूशन 2 देखते हैं इसी क्वेश्चन का। सोल्यूशन 2 थोड़ा ज़्यादा एलिगेंट लगा मुझे। इसमें क्या किया इन्होंने, 1 और 2 के बीच में नंबर निकालने हैं। आपने लिखा 1 को 6 बाई 6 और 2 को लिखा 12 बाई 6 यहाँ पे। अब आपने गिनती शुरू कर दी, 6 बटा 6 और 12 बटा 6 के बीच नंबर निकालने हैं। चलो 7 बटा 6, 8 बाई 6, 9 बाई 6, 10 बाई 6, 11 बाई 6, आपने 5 नंबर निकाल दिए। अब ये रेड एनोटेशन देखें, क्यों ना हम इसको लिख दें 60 बाई 60 और 120 बटा 60। 1 को आपने 6 बाई 6 लिखा था, मैं कहता हूँ चलो 60 बाई 60 लिख दो और 2 को लिख दो 120 बाई 60। अब गिनती शुरू करो, 61 बाई 60, 62 बाई 60, 63 बाई 60। तो इस तरह तो आप जीरो बढ़ाते जाओ, जितने नंबर चाहो निकाल दो। 2, 4, 5 क्या 500, 1000, लाखों निकाल ले लोगे। ये सेकंड सोल्यूशन मुझे ज़्यादा एलिगेंट लगता है, क्योंकि इसमें ये अनकंफर्टेबल करने वाले फ्रैक्शन सामने नहीं आ रहे। इसमें आपको बार बार जोड़ के भाग नहीं देना है, सिर्फ गिनती करनी जीरो लगा के। तो सोल्यूशन 2 ज़्यादा स्मार्ट है, इसे फॉलो कर सकते हैं। फ्रैक्शंस जहाँ तक हो सके अवॉइड करें, क्योंकि न्यूमेरिकल मिस्टेक होती है, फिर गलत आंसर आता है तो हताशा हाथ लगती है। रिमार्क देखें, बहुत अच्छी चीज़ है। रिमार्क कहता है कि किन्हीं भी दो नंबर के बीच में अगर आप जितने चाहो निकाल ले रहे हो, ऑब्वियसली हम जितने चाहे निकाल लें, अभी देखा तो मतलब 1, 2, 10 नहीं 10 लाख 10 करोड़ निकाल सकते हैं आप। जब कितने भी चाहो निकाल सकते हो तो इसका मतलब इन्फिनिटली मैनी नंबर्स हैं। इन जनरल देयर आर इन्फिनिटली मैनी रैशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू गिवन रैशनल नंबर्स। दी गई दो परिमेय संख्याओं के बीच में असंख्य अनगिनत रैशनल नंबर होते हैं। आगे देखिए, जनरलाइज किया है। द अमेजिंग थिंग इज दैट देयर आर इन्फिनिटली मैनी नंबर्स लाइंग बिटवीन एनी टू नंबर्स। मतलब किन्हीं दो संख्याओं के बीच में अनगिनत संख्याएं होती हैं। ये थोड़ा सा चकित करने वाली बात है, क्योंकि मैं कहूँगा 1 और 2 के बीच भी अनगिनत संख्याएं हैं और 1 और 100 के बीच भी अनगिनत संख्याएं हैं। तो थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि अमूमन हम सोचते हैं कि यार 1 और 2 वाला गैप तो छोटा है, 1 और 100 वाला गैप बड़ा है। यहाँ मैं संख्याओं के डिफरेंस की बात नहीं कह रहा, गैप का साइज जो है ना, उसके बीच में कितने नंबर्स कंटेंड हैं उससे रिलेट किया जा रहा है। यहाँ पे थोड़ा एडवांस कॉन्सेप्ट है, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। बस ये ध्यान देना है कि किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच में इन्फिनिटी छुप के बैठा हुआ है। किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच में जब अनगिनत नंबर हैं, यही तो कह रहा है। द अमेजिंग थिंग इज दैट देयर आर इन्फिनिटली मैनी नंबर्स लाइंग बिटवीन एनी टू ऑफ दीज गैप्स। मतलब किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच में इन्फिनिटी छुपा बैठा है। यही इन्फिनिटी की विशेषता है,
इसी वजह से इन्फिनिटी थोड़ा कन्फ्यूजिंग भी हो जाता है। एनोटेशन लगाया मैंने, बिटवीन 1 2 लाई इन्फिनिटली मैनी नंबर्स and between 1 and 100 also lie infinitely many numbers. Perhaps that is why it is difficult to understand the infinity. जिनको थोड़ा इंटरेस्ट हो वो नेटफ्लिक्स पे एक वेब सीरीज है अ ट्रिप टू इन्फिनिटी। अ ट्रिप टू इन्फिनिटी नेटफ्लिक्स पे है। इन्फिनिटी के बारे में थोड़ा पढ़ना हो, जिनको थोड़ा रिसर्च वाला दिमाग हो या मन हो कभी जाने का आगे, तो पढ़ सकते हैं। अच्छी है, बहुत अच्छे शब्दों में समझाया है, बहुत जटिल नहीं है। आगे आते हैं। एक्सरसाइज 1.1 थ्योरी पार्ट कवर कर लिया है, अब एक्सरसाइज कर लेते हैं। इज जीरो आर रैशनल नंबर्स? क्या जीरो को आप पी बटा क्यू लिख सकते हैं? यस, जीरो इज इक्वल टू 0/5। भाई डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, न्यूमिनेटर तो हो ही सकता है, यही हिंट है। फाइंड 6 रैशनल्स बिटवीन 3 और 4। 6 निकालो। एक तो पहला मेथड लगाओ एवरेज वाला, जोड़ के आधा करते जाओ। दूसरा 3 को लिखो 30/10 और 4 को लिखो 40/10, फिर निकाल डालो। फाइंड 5 रैशनल नंबर बट बिटवीन 3/5 एंड 4/5। भाई 3/5 को लिख लो 30/50, 4/5 को लिखो 40/50, यही हिंट है। ट्रू फॉल्स कर लेते हैं। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। यस, नेचुरल नंबर का सेट होल में शामिल होता है, अभी ऊपर देखा था। नेचुरल नंबर इज सबसेट ऑफ डब्ल्यू। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। भाई होल नंबर में हम लोग शायद नेगेटिव इंटीजर शामिल नहीं करते हैं, परिभाषा देख लीजिएगा। एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर, नहीं जी बिल्कुल नहीं। 1/2 एक रैशनल नंबर है जो कि होल नंबर नहीं है। ओके, अब यहाँ पे हम लोग हेडिंग 1.2 शुरू करते हैं, इर्रेशनल नंबर्स। हेडिंग 1.2 इर्रेशनल नंबर्स। हमने अभी देखा था कि रैशनल नंबर वे होते हैं जिनको हम p बटा क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। कई ऐसे भी नंबर हैं जिनको हम इस रूप में नहीं लिख सकते। हाँ, ऐसे नंबर्स को इर्रेशनल कहा जाता है। इर्रेशनल का मतलब होता है कॉमन भाषा में जो अतार्किक बात होती है, इलॉजिकल बात को इर्रेशनल बात कहा जाता है। तो ये नंबर ऐसे ही हैं, इनका कोई डेफिनेट पैटर्न नहीं है, इनका बिहेवियर भी आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, इनका चरित्र आप डिफाइन नहीं कर सकते, तो इसलिए इनको इर्रेशनल कहा जाता है। समझ में नहीं आते, कोई इनका पैटर्न नहीं होता है। देखते हैं आगे क्या है। पाइथागोरस ने क्या कहा था? द फर्स्ट टू डिस्कवर द नंबर्स विच वर नॉट रैशनल्स। These numbers are called irrational because they cannot be written in the form of ratio of integers. Yes, एक एग्जाम्पल दिया √2। √2 पे आगे डिस्कशन करेंगे। √2 बड़ा इंटरेस्टिंग नंबर है। ये ऐसे नंबर होते हैं जिनको हम p बटा क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसलिए इसको इर्रेशनल कहा गया। ये डेफिनेशन ही ऐसी है, मतलब इनको ढंग से डिफाइन भी नहीं किया जा पा रहा है। हम इनको डिफाइन भी कर रहे हैं रैशनल नंबर की परिभाषा की मदद से, इतने ये अनडिफाइनेबल हैं। फॉर्मल डेफिनेशन यही है, एक नंबर इर्रेशनल कहा जाएगा यदि उसको p बटा क्यू के फॉर्म में ना लिख पाओ, तो मतलब जो रैशनल नहीं है वो इर्रेशनल है। ये इनकी डेफिनेशन है। यू ऑलरेडी नो दैट देयर आर इन्फिनिटली मैनी रैशनल्स। इसी प्रकार यहाँ पे इन्फिनिटली मैनी इर्रेशनल्स भी होते हैं। मतलब अगर रैशनल परिमेय संख्याएं असंख्य हैं, अनगिनत हैं, तो अपरिमेय संख्याएं भी अनगिनत हैं। अब यहाँ स्क्वायर रूट और पाई दो इंटरेस्टिंग सिंबल्स यूज किए गए हैं। देखिए, पाइथागोरस ने प्रूव किया था कि √2 इर्रेशनल होता है। उसी प्रकार √3, √5, √6, √7, √10 इत्यादि ये सब इर्रेशनल होते हैं। ये इर्रेशनल क्यों होते हैं, इनका प्रूफ आसान है, लेकिन कक्षा 10 में आप पढ़ेंगे। चलिए पाई पे आते हैं। पाई मैथ्स का बहुत इंटरेस्टिंग एक पहेली है, अबूझ पहेली भी है और इंटरेस्टिंग नंबर भी है। पाई कांस्टेंट है, आपको पता है। सर्किल की परिधि और डायमीटर का शायद रेशियो होता है। डायमीटर होता है 2r, r है रेडियस, परिधि होती 2πr, r है रेडियस। तो परिधि और मतलब सरकमफेरेंस और डायमीटर का रेशियो हो गया 2πr/2r विच इज पाई। यही डेफिनेशन है पाई का। अच्छा आगे देखते हैं। हर रियल नंबर या तो रैशनल होगा या इर्रेशनल होगा। यही दो ही टू फोल्ड क्लासिफिकेशन है। जैसे वो पढ़ते हैं ना हम लोग, ये प्लांट होगा या एनिमल होगा, उसी प्रकार मोटा मोटा यही है। या तो वो रैशनल नंबर होगा जिसको हम p बटा क्यू में लिख पाएंगे,
या फिर वो इरेशनल होगा या उसको हम नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, हाँ और नहीं वाली बात आ गई, या तो ऐसा होगा या ऐसा नहीं होगा। दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव सर्कमस्टांसेस हैं, सिचुएशंस हैं। हाँ, नंबर लाइन पे हर बिंदु एक यूनिक नंबर को डिनोट करता है, इसीलिए उसको हम रियल नंबर लाइन कहते हैं। ठीक है, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन रिप्रेजेंट्स अ यूनिक रियल नंबर, दैट इज व्हाई वी कॉल द नंबर लाइन अ रियल नंबर लाइन, रियल नंबर लाइन। अब ये एक फन फैक्ट्स है। इन 1870s टू जर्मन मैथमेटिशियंस कैंटर और डेडिकेंट ने दिखाया था कि एक हर रियल नंबर के लिए रियल नंबर लाइन पे एक पॉइंट होता है एंड वाइसी वर्सा, हर पॉइंट पे एक रियल नंबर डिनोटेड होता है। अभी ये बात जितनी सरल लग रही है तब उतनी ऑब्वियस नहीं है, और उतनी ऑब्वियस तब थी भी नहीं। तो हैट्स ऑफ टू दीज मैथमेटिशियंस जिन्होंने ये चीज़ प्रूव की थी। इनके प्रूफ आप बहुत आगे कभी पढ़ेंगे, जिन्होंने एडवांस मैथ्स कभी ली जाके, ये इतना आसान नहीं है, बस इसको नोट कर लीजिए। अब क्या करते हैं, हम इररेशनल नंबर को नंबर लाइन पे मार्किंग करते हैं। इसकी लोकेट करना बहुत ज़रूरी है। लोकेट करने से ना आप नंबर्स को फील करते हैं, उसका साइज समझते हैं और नंबर लाइन पे आता कहाँ है। क्योंकि देखिए, हम नेचुरल नंबर से ज़्यादा फेमिलियर होते हैं, तो हम हमेशा जानना चाहेंगे कि कोई ऊट पटांग सा नंबर अगर है तो वो नेचुरल नंबर्स के आगे पीछे कहाँ खड़ा है, उनके सापेक्ष वो कहाँ नज़र आता है। हमेशा हम वो चीज़ समझना चाहेंगे जो हम आसानी से समझ सकते हैं। नेचुरल नंबर्स हम देख सकते हैं, तो हम चाहेंगे कोई भी नंबर अगर इरेशनल है तो वो नेचुरल नंबर के सापेक्ष कहाँ नज़र आ रहा है। ओके, तो अब √2 को हम नंबर लाइन पर दर्शाने का कोशिश करते हैं। √2 की लेंथ निकालने के लिए फिगर 1.6 देखिए, बहुत सिंपल सा एक स्क्वायर बनाया है। पहले सुन लीजिए, फिर इस प्रूफ को पढ़िएगा, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ये एक स्क्वायर बनाया है जिसमें OA बेस है, AB हाइट है स्क्वायर की। स्क्वायर की डायमेंशन 1 यूनिट है, 1 सेंटीमीटर 1 मीटर जो भी कहिए। स्क्वायर की डायमेंशन जब 1 यूनिट है तो स्क्वायर में OA 1 हो गया और AB भी 1 हो गया। ध्यान दें, OAB एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम से OB की वैल्यू आ जाएगी √2, क्योंकि OB स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। OB स्क्वायर हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर विच इज 2। OB हो गया √2। ठीक है, आपने √2 को स्केल से मार्क नहीं किया है, आपने उसको ज्योमेट्रिकली कॉन्स्ट्रक्ट किया है। अब हम क्या करेंगे, नंबर लाइन पे OB हमको मिल गया है एक लेंथ, हमने OB को ड्रॉ नहीं किया, हमने बस केवल स्क्वायर ड्रॉ किया और इसका डायगोनल ऑटोमेटिकली √2 हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी है भाई, पाइथागोरस थ्योरम है ये, उसका हम यूज़ करेंगे। हमने √2 को ड्रॉ नहीं किया है, हमने तो केवल एक स्क्वायर ड्रॉ किया है 1 सेंटीमीटर, क्योंकि हमारे पास जो टूल्स हैं जिससे हम केवल 1 सेंटीमीटर ड्रॉ कर सकते हैं। तो हमने जो हम कर सकते हैं वो हम करेंगे, जो हमारी क्षमता में वो काम करेंगे। बाकी लेट अस सी व्हाट फॉलोज। हमने स्क्वायर ड्रॉ किया 1/1 लेंथ का, और फिर जब डायगोनल देखा तो एग्जैक्ट वो √2 आ रहा है। दिस इज एग्जैक्ट मेजर ऑफ √2। यहाँ कोई इफ एंड बट नहीं है, OB की लेंथ एग्जैक्ट √2 होगी। फिर क्या किया, नंबर लाइन पे इसी OB को हमने कंपस की मदद से OB को OP पे प्रोजेक्ट कर लिया। मतलब O पे कंपस रखा, B पे कंपस रखा, वही आर्क लगा दिया। ये देखिए डॉटेड कर्व जो है ना, ये आर्क है। तो आर्क BP जो है वो इंश्योर करता है कि लेंथ OB OP पे प्रोजेक्ट हो गई है। अब ये इन्होंने मार्क किया √2। अब ये √2 आपने लोकेट कर लिया, और आप पाएंगे अगर आप खुद से करेंगे तो √2 2 से पहले आता है और 1 के बाद आता है। अब एक काम कीजिए, कैलकुलेटर से √2 की वैल्यू निकालिए, आप पाएंगे 1.41। ये वैल्यू आपको याद रहनी चाहिए। √2 बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है, आपको √2 की वैल्यू मौखिक रूप से दशमलव के 2 स्थान तक याद रहनी चाहिए। ठीक है, देन P करस्पॉन्ड्स टू √2 ऑन द नंबर लाइन। ठीक है भाई, OB को हमने नंबर लाइन पे गिरा दिया, प्रोजेक्ट कर लिया, तो OP जो लेंथ है OP, O ओरिजिन है मतलब O शून्य है, OP लेंथ √2 मार्क करेगी। अब √3 मार्क कर लेते हैं। एग्जाम्पल 4, इस ट्राइंगल में क्या किया है मालूम है आपका, OAB वाला काम तो पहले से हुआ रखा था। OAB वाला काम हुआ रखा था।
अब ध्यान से फिर सुने, ट्रायंगल OBD देखें। OBD में क्या किया है, देखिए, कंस्ट्रक्ट BD ऑफ यूनिट लेंथ परपेंडिकुलर टू OB। ये जो OB है ना, इस पे 1 लेंथ का परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, BD की दिशा में जा रहा है। किसी भी लाइन पे आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं, या ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस पढ़ाए गए हैं तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करना आपको आता है कंपास एंड रूलर की सहायता से। आपके पास OB लाइन पहले से ड्रॉ हो रखी है, अभी पिछले एग्जाम्पल में आपने किया, यहाँ पे आपने OB ड्रॉ किया था। अब क्या करना है, OB के छोर B पर आपको एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है। देखिए ध्यान दीजिए, BD OB के परपेंडिकुलर जा रही है और इसकी लेंथ रखी है 1 सेंटीमीटर, मतलब लंबी लाइन ड्रॉ कीजिए और 1 सेंटीमीटर का इस पे आर्क लगा दीजिए, ट्रंकेट कर दीजिए। अब जब आप O से D को मिलाओगे ना, O और D को, तो ये लेंथ √3 होगी, क्योंकि यहाँ पे अगेन पाइथागोरस थ्योरम लग रही है ट्रायंगल OBD में। OBD में पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी। आपने अभी पिछली एग्जाम्पल में OB की लेंथ √2 निकाली थी, BD की लेंथ आपने 1 सेंटीमीटर रखी है बाय ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन, तो OD आ जाएगा ये स्क्वायर रूट ऑफ हाइट स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इस राइट एंगल ट्राइंगल में ODB में ध्यान दें, जब 90 डिग्री B पे बन रहा है तो DB हाइट हो गई और OB इसका बेस हो गया और OD डायगोनल हो गया। ठीक है, इस प्रकार आपने जैसे ही O से D को मिलाया, आप क्लेम कर सकते हैं बिना मेजरमेंट किए, बिना स्केल निकाले कि OD की लेंथ एग्जैक्ट √3 होगी। दिस इज एग्जैक्ट √3, एग्जैक्ट, इट इज नॉट एन अप्रोक्सीमेट लेंथ। ठीक है, यूजिंग द कंपास विद सेंटर एंड रेडियस O, ड्रॉ द आर्क विच इंटरसेक्ट्स द नंबर लाइन एट पॉइंट Q, देन Q करेस्पॉन्ड टू √3। भाई जो आपने पहले किया था ना, अभी OB को प्रोजेक्ट कर लिया P पे, उसी प्रकार OD को एक आर्क लगा के, ये डॉटेड जो कर्व है ना, ये आर्क है। OD वाली लेंथ आपने नंबर लाइन पे गिरा दी OQ के रूप में। ध्यान देंगे ये Q भी जो है ना, √3 भी 2 से पहले लाई करता है। कैलकुलेटर से √3 का मान निकाल के देखिए, आप पाएंगे ये वैल्यू 1 और 2 के बीच में आती है, 1.73। ये भी आप याद रखें, √2 और √3 आपने ज्योमेट्रिकली कंस्ट्रक्ट किए हैं, आप इनकी वैल्यूज दशमलव के 2 स्थान तक याद रखें। इसी प्रकार आप √n बना सकते हैं। अगर √n-1 आपने बना लिया है तो √n भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। आगे हम और देखेंगे इसको। यहाँ पे क्या किया आपने, एक बार √2 ड्रॉ कर लिया तो √3 भी ड्रॉ कर लिया। इस तरह से ये आर्क बढ़ाते जाओ, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर का परपेंडिकुलर ड्रॉ करते जाओ। अब OD पे 1 सेंटीमीटर ड्रॉ करोगे ना, तो अगला जो लाइन आएगा वो √4 हो जाएगा। ऑब्वियसली √4 तो ड्रॉ करना कोई बड़ी बात नहीं है, वो 2 ही होता है, लेकिन प्रक्रिया यही है। यानी अगर आपने एक बार √n-1 ड्रॉ कर लिया तो √n ड्रॉ कर सकते हैं, या यूं कहें कि √n ड्रॉ कर लिया तो √n+1 ड्रॉ कर सकते हैं। ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप इससे नंबर को फील करते हैं और नंबर लाइन पे इसको लोकेट करते हैं। लोकेट करना आपको उसको दर्शाता है कि नंबर वस्तुतः है कहाँ पे। एंड सीइंग इज बिलीविंग। एक्सरसाइज 1.2 देख लेते हैं। ट्रू फॉल्स, एवरी रैशनल नंबर इज अ रियल नंबर। यस, रियल नंबर के ही 2 भाग हैं, रैशनल या इरैशनल। एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन इज फ्रॉम √m। क्या ऐसा है? हिंट यह है कि क्या 1.2 किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर रूट है? आपने स्क्वायर रूट्स पढ़े हैं, यही हिंट है। एवरी रियल नंबर इज एन इरैशनल नंबर। नहीं भाई, 5 इज ए रियल नंबर विच इज नॉट इरैशनल। डिस्प्रूव बाई एक्सेप्शंस, अपवाद से डिस्प्रूव करना। आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरैशनल? If not, give example of a square root of a number that is a rational number. 4 is square root of 16. ये hint है, देखिए रेड एनोटेशन, 4 is square root of 16, ये hint है। Show how √5 can be represented on number line। ये सवाल है, अच्छा आएगा 10 नंबर का। यहाँ देखिए √3 ड्रॉ किया, अब D पे 1 का परपेंडिकुलर डालिए, √4 ड्रॉ कीजिए, फिर उस पर 1 का डालिए, √5 ड्रॉ कीजिए। एक और तरीका है, डायरेक्टली
अब सुनिएगा इसको सीधे, मैं दिखा नहीं रहा हूँ आपको, ध्यान से सुनिएगा। एक राइट एंगल ट्राइंगल ऐसा हो जिसका बेस 2 सेंटीमीटर का हो और हाइट 1 सेंटीमीटर की हो। भाई इसे तो ड्रॉ कर सकते हो ना, एक सिंपल सा राइट एंगल ट्राइंगल जिसका बेस रखो 2 सेंटीमीटर, हाइट रखो 1 सेंटीमीटर, तो डायगोनल क्या होगा? पाइथागोरस थ्योरम से डायगोनल हो जाएगा √5। बिना ड्रॉ किए आपने इसको, बिना मेजर किए आपने √5 की एग्जैक्ट वैल्यू ड्रॉ कर ली, जैसे √2 और √3 की थी। अगला क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, कंस्ट्रक्टिंग द स्क्वायर रूट स्पाइरल। एक लंबी शीट लें, उस पर √2, √3, √4, एक्चुअली एग्जाम्पल 2 और 3 को हम आगे बढ़ाते जा रहे हैं। पहले √2 ड्रॉ किया, फिर देखिए इसी फिगर में आगे √3 भी आ गया। अब एक देखिए स्पाइरल जैसा बनता जाएगा ये, फिर आगे √4 ड्रॉ करेंगे, √5 इसमें ड्रॉ करेंगे, घूमता जाएगा। स्पाइरल मतलब एक ऐसा कर्व होता है जो घूमता रहता है और उसका रेडियस बढ़ता रहता है। और ये जो स्पाइरल है, इसके स्पोक्स जो है ना, स्पोक्स OP, OP2, OP3, ये √2, √3, √4 इत्यादि आते जाएंगे। ये मेथड बहुत अच्छा है नंबर को फिल करने के लिए। इसको आप ड्रॉ करके आर्ट एंड क्राफ्ट कीजिए और अपने ही स्टडी रूम में बना के टांग लीजिए, ये सुंदर दिखेगा, कलर कर लीजिएगा। तो कोई समझ तो पाएगा नहीं, लेकिन हाँ अगर कोई मैथमेटिक्स का एंथुसियास्ट आपके पास आया तो उसको अप्रिशिएट ज़रूर करेगा। ओके, अब हम लोग अगला सेक्शन शुरू करते हैं, 1.3 रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशंस। 1.3 रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशंस। अब हम इसको डेसिमल में अभिव्यक्त करेंगे इन नंबर्स को, और उनकी डेसिमल के बाद जो डिजिट्स आती हैं उसको मैं स्ट्रिंग कह रहा हूँ, उसका पैटर्न समझेंगे। चूँकि रैशनल हमारे लिए ज़्यादा फेमिलियर हैं, उनसे शुरू करते हैं। 10/3, 7/8 और 1/7। अब रिमाइंडर्स आपको देखने हैं और उसके बाद जो डिजिट्स आएंगी क्वोशेंट में वो देखनी है। 10/3 आ जाएगा 3.333, 7/8 आ जाएगा 0.875 और 1/7 आएगा 0.142857, और ट्रिपल डॉट मतलब ये आगे चलता जाएगा, ये ख़त्म नहीं होगा, ये डिवीजन कंप्लीट नहीं होगा कभी भी। 3 से डिवीजन भी कंप्लीट नहीं होता है जनरली, और 7 से भी जनरली कंप्लीट नहीं होता है। आगे आते हैं, इसको अगले पेज पे देखते हैं सीधे आके। देखिए क्या होता है, जब आप डिवाइड करते हो ना, तो या तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा या रिमाइंडर 0 नहीं होगा। अगर रिमाइंडर 0 हो जाता है, इसका मतलब ये हुआ कि जो डेसिमल एक्सपेंशन जो है कुछ देर बाद टर्मिनेट कर जाएगा, मतलब रुक जाएगा, वो इनडेफिनेटली चलता नहीं रहेगा। मतलब उसके दशमलव के बाद कुछ फिक्स्ड नंबर ऑफ डिजिट्स आएंगी, 2 डिजिट आएंगी, 4 आएंगी या 400 आएंगी, ऐसा नहीं कि वो आती ही जा रही हैं। या क्या होगा, वो रिमाइंडर 0 नहीं होगा। ऐसी दशा में अगेन 2 संभावनाएं बनेंगी कि डेसिमल की बाद की स्ट्रिंग चलती जाएगी, लेकिन चलेगी कुछ इस तरह कि वो रिपीट होने लगेगी। या तो एक ही डिजिट रिपीट होती जाएगी, या एक ग्रुप ऑफ डिजिट भी रिपीट हो सकता है। जैसे 10/3 में रिमाइंडर 0 नहीं होगा कभी भी, लेकिन एक ही डिजिट रिपीट हो रही है, 33333। और 1/7 में यहाँ भी रिमाइंडर 0 नहीं हो रहा है, यहाँ भी डिवीजन चलता जा रहा है, लेकिन यहाँ भी क्या हो रहा है, रिपीटेशन एक ग्रुप का हो रहा है, एक ब्लॉक का हो रहा है। आप मान के आप देखो गौर से, 1/7 में ये डेसिमल के बाद 142,857 यानी 142,857 ये चलता जा रहा है। ब्लॉक ऑफ डिजिट्स ये रिपीट हो रहा है। ठीक है, इसको हम बार लगा के लिखते हैं ऊपर, इसको रेखा कोष्ठक कहते हैं ना, लाइन ब्रैकेट। ये भी एक कुछ उसी तरह का है। 142,857 बार का मतलब ये हुआ कि ये संख्या 142,857 चलती जाएगी। ये डेसिमल टर्मिनेट नहीं करेगा, लेकिन हाँ ये रिपीट कर रहा है, तो इसको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल। रिकरिंग मतलब बार बार आना। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेट नहीं होने वाला लेकिन रिपीट होने वाला डेसिमल एक्सपेंशन। तो हम देख रहे हैं कि रैशनल नंबर की अगर हम बात करते हैं
अगर हम रैशनल नंबर्स की बात करते हैं तो उनके डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेट हो जाएंगे, जैसे 7/8 हो गया, यहाँ शेषफल 0 आ गया था, या तो वे टर्मिनेट नहीं होंगे, ठीक है, लेकिन इस दिशा में वो रिकरिंग हो जाएंगे। भाई या तो टर्मिनेट होगा तो बात ही खत्म, लेकिन अगर टर्मिनेट नहीं कर रहे हैं तो रिकरिंग जरूर होंगे, रिपीट जरूर होंगे, ठीक है। ये हुई रैशनल नंबर की कहानी। ये हमने समराइज किया कि रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेटिंग स्ट्रिंग होगा, और यदि टर्मिनेट नहीं करता है तो रिकरिंग भी होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा। अब देखते हैं इर्रेशनल नंबर पे क्या होता है। हाँ, एक चीज और है यहाँ पे। नाउ सपोज ऑन द अदर हैंड, अब उल्टा देखें, अगर आपको ऐसा कोई नंबर दिखे 3.142868 जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो रहा है या तो रिपीट होता जा रहा है, टर्मिनेट भले ना हो रिपीट हो रहा है तो आप कह सकते हैं ऑब्वियसली फिर ये रैशनल नंबर ही होंगे, क्योंकि अभी हमने देखा रैशनल नंबर की डेसिमल स्ट्रिंग की विशेषता है कि या तो वो टर्मिनेट हो जाएगी या अगर टर्मिनेट नहीं होगी तो रिकरिंग होगी। तो अगर आपको ऐसा कोई नंबर कहीं नजर आए तो आप तुरंत कहो भाई ये तो रैशनल नंबर हो गया, क्योंकि इसका तो डिजिटल पार्ट डेसिमल के बाद वाला रुक गया, टर्मिनेट हो गया, और ये वाला भी टर्मिनेट भले ना हुआ बट रिपीट तो हो रहा है, तो यस ये रैशनल नंबर है। अभी एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा आपको कैसे। शो दैट एग्जाम्पल 6 3 पॉइंट ये नंबर रैशनल है। देखो किसी भी दशमलव वाले नंबर को आप फ्रैक्शन में लिखना जानते हो, छोटे क्लास में सीखा था, नीचे उतना ही जीरो लगा दो जितने डेसिमल के बाद डिजिट्स हैं। ये छोटी क्लास का था ये तो फॉर्मूला। जैसे ही आपने ये काम किया आपने p/q वाला फॉर्म प्राप्त कर लिया। p/q है कि नहीं है, और यहाँ पे q नॉन जीरो है। बस जैसे ही आपको फॉर्म मिला आपने कहा ये रैशनल नंबर है। तो बाय डेफिनेशन भी आपने प्रूव कर दिया कि ये 3.142678 एक रैशनल नंबर है। आगे शो दैट 0.33333 एग्जाम्पल 7 ये एक p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, ये प्रूव करना है। देखो ये मेथड बड़ा काम आएगा, ये आपके अगले क्लासेस में बहुत यूजफुल होता है। यहाँ पे एक ट्रिक इन्वॉल्व है। हाँ, इसको हम 0.3 बार भी लिख देते हैं। ये एक सिंबल है, इसका मतलब है कि 0.3 के बाद 3 जो डिजिट है वो रिपीट हो रही है। अभी हमको नहीं पता है कि ये क्या है एग्जैक्टली, तो हम इसको x लिख देते हैं, ठीक है। x इज इक्वल टू 0.33333 इंडेफिनिटली। अब देखिए ट्रिक क्या की हमने, यहाँ पे ट्रिक लिखी है उन्होंने। ट्रिक ये है कि हमने x को लिखा 0.333, तो दोनों पक्षों में 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। 10 से मल्टीप्लाई करते ये हो गया 3.3333 एंड सो ऑन। अब ध्यान से देखिए 3 के बाद जो आया यहाँ पे ना 3.333, बेसिकली 3 प्लस एक्स ही तो है, क्योंकि x तो 0.33 था, यानी 3.33 वाले का जो डेसिमल पार्ट है ना, फ्रैक्शनल पार्ट, वो एक्चुअली x है, ठीक है। तो 3.3333 जो है 3 प्लस एक्स ही तो हुआ, और ये है 10x, तो 10x हो गया 3 प्लस एक्स। ये है मेथड। नोट द मेथड यू विल ऑफन यूज। 10x बराबर 3 प्लस एक्स, तो आपने x को एक तरफ ले गए, आ गया 9x बराबर 3, तो x आ गया 1/3। क्लियर है। x 1/3 जैसे ही आया आपने कहा ये तो p/q फॉर्म है, जहाँ पे q 0 नहीं है, अर्थात x जो हमारा ओरिजिनल नंबर था इन क्वेश्चन, ये एक p/q फॉर्म आ गया। यस, दिस इज अ रैशनल नंबर। हम जानते हैं, हमने भी पहले देखा था, डिवाइड किया था 3 से तो यही रिमाइंडर आता था, यही क्वेश्चन आता था। एक और एग्जाम्पल दिया है जिससे आपको फिर ये क्लियर हो जाएगा। 1.27 बार कैन बी एक्सप्रेस्ड एज p/q। अब यहाँ पे x को ले लिया अगेन 1.2727। अब यहाँ पे 2 डिजिट का ब्लॉक रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे 100 से गुणा कर दिया। हमको बेसिकली क्या करना है, समथिंग इज इक्वल टू इंटीजर प्लस 100 टाइम्स x इज इक्वल टू समथिंग प्लस x लिखना है। यहाँ पे आपने जैसे ही ये किया 100 से मल्टीप्लाई करके डेसिमल 2 पॉइंट शिफ्ट हो गया, और यहाँ पे आपने लिखा है इसको
127.2727 को 126 प्लस 1.272727, और ये तो वस्तुतः x ही है ना। अब देखिए 127 को अपने स्प्लिट किया है, 126 प्लस 1.2727 को, यही तो स्मार्ट ट्रिक है। ये हो गया 126 प्लस x बराबर 100x। अब यहाँ करोगे आप सिंप्लीफाई तो 99x बराबर 126 आ जाएगा क्लियरली। तो x क्या हो गया, x हो गया 126 बटा 99 यानी 14/11। 14/11 क्या है, p/q ही तो फॉर्म है। कैलकुलेटर से निकाल के देख लीजिए, कैलकुलेटर से 14/11 निकालिए, आपको 1.2727 नहीं आएगा। ये फील करने के लिए इन क्लासेस में कैलकुलेटर विल बी हैंडी। अगेन सिमिलर सवाल ये एग्जाम में आएगा सीधे सीधे। शो दैट 0.235353535 कैन बी एक्सप्रेस p/q। यहां भी देखिए 2 डिजिट रिपीट हो रही हैं, 2 का ब्लॉक है तो हम 100 से गुणा करेंगे, 1 का ब्लॉक हो तो 10 से मल्टीप्लाई करते। पैटर्न है, पैटर्न समझिए, मेथड समझिए। यहां पे लिखा 100x बराबर 23.535353। अब यहाँ 23.3 को स्प्लिट कर लिया, 0.235235 लिया यहाँ पे, यही तो ट्रिक है। ये देखिए ये ट्रिक है, इसलिए आपको यहाँ पे x को सेग्रीगेट करना है। 100 को गुणा किया x से, फिर राइट हैंड में जो आया वहां से आपको x को सेग्रीगेट करना है, पृथक करना है। ये जैसे किया आपने, नीचे आ गया 99x = 23.3, 10 से मल्टीप्लाई किया, 99x बराबर 2233/10 विच गिव्स x = 233/990। ये क्या है, ये p/q फॉर्म है, बस यही प्रूव करना था। कैलकुलेटर से देख लीजिए निकाल के, यही आएगा। तो रिकरिंग डेसिमल वाले सारे ही नंबर p/q फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, अर्थात वे रैशनल नंबर हैं। तो यहां से हमने समरी क्या निकाली कि रैशनल नंबर होते हैं वे जिनका डेसिमल स्ट्रिंग या तो टर्मिनेट करता है या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होता है। तो बाई कन्वर्स इर्रेशनल नंबर क्या होंगे, इर्रेशनल नंबर वे होंगे जिनके डेसिमल एक्सपेंशंस की डेसिमल की बाद वाली स्ट्रिंग ना तो टर्मिनेट होगी ना ही रिकरिंग होगी, क्योंकि यदि टर्मिनेट हो गई तो वो रैशनल हो जाएगा, यदि रिकरिंग हो गई तब भी वो रैशनल हो जाएगा। तो डेफिनेशन को नेगेटिवली ऐसे ही डिफाइन किया जाता है। डेफिनेशन को हम लोग नेगेटिवली डिफाइन कर रहे हैं ना, तो इर्रेशनल नंबर की डेसिमल वाला जो पोर्शन होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होगा, अर्थात वो कुछ ऐसा स्ट्रिंग होगा ना जिसको आप ह्यूमनली लिख ही नहीं पाओगे डिजिट्स के माध्यम से। ऐसा कोई स्ट्रिंग लिख के दिखाओ जो टर्मिनेट भी ना हो रहा हो और रिपीट भी ना हो रहा हो। भैया आप लिखते जाओगे कभी तो थकोगे, जैसे ही आप थकोगे वो टर्मिनेट कर जाएगा, फिर वो रैशनल हो जाएगा। मतलब ये ह्यूमनली इम्पॉसिबल है। ह्यूमनली क्या, सुपर कंप्यूटर के द्वारा भी डिजिट्स के माध्यम से इर्रेशनल नंबर्स को लिखना असंभव है, कंप्यूटर जल जाएगा, आप इसको नहीं लिख सकते। ध्यान दें, फिर से सुने, ऐसा कोई डेसिमल पैटर्न आप लिख के दिखाओ जो टर्मिनेट भी ना कर रहा हो और रिपीट भी ना हो रहा हो। जैसे ही आप रुकोगे, कभी तो रुकोगे, थक जाओगे, जैसे ही रुके वो टर्मिनेट कर गया, वो हो गया रैशनल नंबर, या रिपीट करने लगा तब भी हो गया रैशनल नंबर। इसीलिए इर्रेशनल नंबर्स को ह्यूमनली लिखना इम्पॉसिबल है, इसलिए वी बेटर यूज सिंबल्स। इसीलिए सिंबल पाई और √2 सिंबल को हम लोग यूज करते हैं। अब आपको जनरेट करना है कोई इर्रेशनल नंबर। आप कोई भी ऐसा पैटर्न लिखते जाओ जो रिपीट ना हो रहा हो और इनडेफिनेटली चलता जा रहा हो, खत्म भी ना हो रहा हो, रिपीट भी ना हो रहा, कोई पैटर्न ना हो। यहाँ पे कोई भी पैटर्न मिला, अगर रिपीटेशन हो गया, किसी ब्लॉक ऑफ डिजिट को रिपीट कर दिया आपने, तो फिर वो रैशनल हो जाएगा। तो ऐसा नंबर लिखिए, ऐसी स्ट्रिंग लिखिए जिसमें कोई रिपीटेशन ना हो रहा हो, ब्लॉक ऑफ डिजिट्स कोई रिपीट ना हो रही हो। यहाँ √2 और पाई बड़े इंटरेस्टिंग इर्रेशनल्स होते हैं, इनके डेसिमल एक्सपेंशन अप टू सर्टेन स्टेज लिखे गए हैं, पूरा तो कोई लिख नहीं सकता। इनका पूरा एक्सपेंशन तो सुपर कंप्यूटर भी नहीं लिख पाएगा, क्योंकि जब कोई रिपीट ही नहीं हो रहा है और ख़त्म भी नहीं हो रहा है, नो सुपर कंप्यूटर, नो ह्यूमन और नो मशीन ऑन दिस अर्थ कैन फुल्ली राइट √2 और पाई। देखिए कितनी इंटरेस्टिंग और कितनी भयावह बात है। नो पैटर्न नो एंड, √2 और पाई में कोई पैटर्न नहीं है, कोई एंड नहीं है। इसीलिए हम सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं स्मार्टली।
भाई लिखना तो है ही। पाई को हम ऑफन 22/7 लेते हैं, 22/7 होता नहीं है, ये इसकी अप्रॉक्सीमेशन है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे 3.14 लिया जाता है। आगे क्या लिखा हुआ है? हाँ, शुल्ब सूत्र में जो हमारे एंशियंट मैथमेटिकल ट्रेटीज थी, ग्रंथ थे, प्राचीन ग्रंथ थे, उसमें √2 की वैल्यू निकाली गई थी कुछ, तब तो कैलकुलेटर वगैरह था नहीं, तो तब ये बहुत महान कार्य हुआ होगा, गणना की गई थी, ये कोई फॉर्मूला बनाया है इन्होंने, इसकी वैल्यू निकाली है 1.41421456 एंशियंट मैथमेटिक्स में। Notice that it is the same as the one given above for the first 5 decimal places. The history of hunt for digits in decimal expansion of pi is very interesting. पाई की डेसिमल स्ट्रिंग कितनी निकाल पाए कोई, इसकी प्रतियोगिता चलती रहती है, आज तक चल रही है कि इसने इतने डिजिट निकाले, आज इतने डिजिट निकाले। आर्किमिडीज ने क्या किया था, पाई के कई सारे एक्सपेंशन निकाले थे। Archimedes was the first to compute digits in decimal expansion of pi. He showed पाई की वैल्यू इन दो संख्याओं के बीच में आती है। देखें 3.140845 ये एक रैशनल नंबर है, परिमेय संख्या, क्योंकि ऑफ कोर्स इसकी डिजिट टर्मिनेट कर गई, और 3.142857 भी एक परिमेय संख्या है, इसकी डिजिट्स टर्मिनेट कर रही हैं, इनके बीच में पाई आता है। अब हाई स्पीड कंप्यूटर का इस्तेमाल करके इसकी 1.24 ट्रिलियन डेसिमल प्लेसेस, मतलब 2, 4, 100 या लाख करोड़ डेसिमल प्लेस की बात नहीं हो रही है, 1.24 ट्रिलियन डेसिमल प्लेसेस तक पाई को निकाला गया है। मतलब ये पाई का शोध अभी तक चल रहा है, ये इतनी इंटरेस्टिंग बात है। अब ये डिजिट्स जरा इमेजिन कीजिए कितनी होंगी, डिजिट्स की बात कर रहे हैं। जो मैथ्स की कॉपी आती है ना छोटे क्लास वाली, जिसमें खाने बने होते हैं, एक पेज में कितने खाने होते हैं देख लीजिए, और अगर 100 पेज की कॉपी है, मान लो एक पेज में अगर उसमें कितने होते होंगे, 10x10 या 100 से ज़्यादा ही होते होंगे, मान लो 200 खाने एक पेज में हैं और 100 पेज की कॉपी है, तो एक कॉपी में आप केवल 20,000 डिजिट लिख पाओगे। तब जब 100 पेज की हो तो मतलब एक कॉपी में केवल उसकी 20,000 डिजिट लिख पाओगे, तो इतनी ट्रिलियन डिजिट्स लिखने के लिए कितनी कॉपियाँ चाहिए होंगी। ऐसे फील कीजिए नंबर्स को, ये इतनी गहरी बात है, इतनी बड़ी बात है। ये पाई इतनी इंटरेस्टिंग और कौतूहल भरा नंबर है, इंट्रीगिंग कहते हैं ना इंग्लिश में, तो इसको इतने डिजिट लिखने के लिए कितना आपको पेज चाहिए होगा, अभी तक इसको निकाला ही जा रहा है। लेट अस नाउ सी हाउ टू ऑब्टेन इरैशनल नंबर्स। देखिए रैशनल निकालने के लिए आपने क्या किया था, एवरेज और मीन्स लेते गए थे। अब इरैशनल कैसे निकाले जाएं? इरैशनल निकालने के लिए आप क्या कीजिए, 1/7 और 2/7 के बीच में इरैशनल निकालना है आपको। आपको बस एक डेसिमल स्ट्रिंग लिखनी है जो टर्मिनेट ना हो, तो चलती जाए। यहाँ पे मैंने एक रेड एनोटेशन लिखा है, जिसको मैं क्लास 3 में थोड़ा एलेबोरेट करूँगा। मैंने लिखा है कि 1/7 में अगर हम π/100,000 जोड़ें, π/1000 मतलब π/1000 कितना होता है, 3.14/1000, ठीक है। 1/7 में अगर π/1000 जोड़ोगे तो क्या वो 1/7 और 2/7 के बीच में लाई करेगा? कैलकुलेटर से निकालिए, इस पर हम चर्चा करेंगे तीसरी क्लास में। ओके, आपको स्ट्रिंग लिखनी है जो टर्मिनेट ना करे, रिपीट ना करे। ओके, एक्सरसाइज 3 देख लेते हैं, 1.3। राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल फॉर्म में लिखना है आपको। देखो ये तो क्लियर है ना, सब p/q है, ये सब p/q है, तो या तो इनके डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट कर जाएंगे, या टर्मिनेट नहीं करते हैं तो रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रहेंगे, ठीक है। क्वेश्चन 2, 1/7 होता है 0.142857, 2/7 को एक्चुअल डिवीजन किए बिना लिखना है, विदाउट डूइंग द एक्चुअल डिवीजन। इफ सो हाउ? हिंट ये है कि 2/7 इज डबल ऑफ 1/7, 3/7 इज थ्राइस ऑफ 1/7। इसको आप 2 से गुणा कीजिए तो 2/7 आ जाएगा, 3 से करोगे तो 3/7 आ जाएगा। ये कीजिए, रिमाइंडर स्टडी कीजिए। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 में इसको p/q फॉर्म में लिखना है, वही ट्रिक यूज करनी है जो 0.333 में की थी।
उसी ट्रिक से कीजिए, लिखिए x इक्वल टू 0.6 बार, फिर 10 से गुणा कर दीजिए, फिर लिखिए 10x इक्वल टू 1 प्लस एक्स, कुछ ऐसा आएगा, या 6 प्लस एक्स आ जाएगा, करके देखिए। एक्सप्रेस 0.999 इन फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। इसे जब आप करेंगे ना, ये जब करेंगे आप, तो देखेंगे क्या आता है इसका आंसर। जब आप पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखना चाहेंगे, इसको x की वैल्यू लेंगे बराबर और 10x करेंगे ना, तो 10x आ जाएगा 9 प्लस एक्स, x कितना आ जाएगा, 1 तो नहीं आ रहा है, x 1 तो नहीं आ रहा है, देखिएगा इसको, 10x इक्वल टू 9 प्लस एक्स आ रहा है, तो 9x इक्वल टू 9 आ रहा है, यहाँ पे तो x 1 आ रहा है। थोड़ा इसको सोचिएगा ऐसा क्यों हो रहा है। एक्चुअली क्या है, ये 0.999 इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो यार इतना क्लोज जा रहा है तो ये 1 की तरफ ही तो जा रहा है। ये इन द एंड, जब आपने छोटे क्लास में राउंडिंग ऑफ पढ़ा था, ये इतने ज़्यादा 0.9 लग जाएंगे तो ये अंतों का तो 1 की तरफ ही तो जा रहा है। What can be the maximum number of digit in the repeating block of digit in the decimal expansion of 17? डिवीजन करके देखिए, रिपीटिंग ब्लॉक में कितने डिजिट्स हो सकते हैं, मैक्सिमम डिजिट्स 1/17। ये 1/7 वाला किया था ना ऊपर, वैसे ही होगा। अब कह रहे हैं लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रैशनल नंबर्स p by q वेयर p and q आर इंटीजर्स विद नो कॉमन फैक्टर, हाँ, एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। मतलब वो फ्रैक्शन जिसका डेसिमल पार्ट टर्मिनेट कर जाए तो उसका डिनोमिनेटर किस प्रकार का होना चाहिए। अगर डेसिमल पार्ट p बाई क्यू का टर्मिनेट करना है, मतलब उसमें फिक्स्ड नंबर ऑफ स्ट्रिंग डिजिट्स हों, तो q किस प्रकार का नंबर होना चाहिए, व्हाट प्रॉपर्टी q मस्ट सेटिस्फाई। आई गेस q के फैक्टर्स केवल 2 या 5 ही हो सकते हैं। देखिएगा ऊपर हमने जो 7/8 किया था ना, उसमें 0.875 आया था, तो वहां पे q की वैल्यू 8 थी। ये 7/8 रिमाइंडर बिकम 0, q की वैल्यू 8 थी, तो ऐसा कोई भी q जिसमें केवल 2 का ही फैक्टर हो या 5 का हो, वही आपकी डिजिट टर्मिनेट कराएगा। इसे करके देखिएगा। राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। आपको स्ट्रिंग लिखनी है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, एक पैटर्न लिखिए लंबा सा, कोई इसमें रिपीटेशन ना बन रहा हो। फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन रैशनल्स 5/7 और 9/11। इसको करने का बेहतर तरीका मैं आपको डू इट योरसेल्फ वाली क्लास में सिखाऊंगा एक्सपेरिमेंटल तरीके से। फिलहाल आप इसके क्या कीजिए, डेसिमल वैल्यू निकालिए लगभग और उनके बीच में एक लंबी स्ट्रिंग लिखते जाइए जो रिपीट ना हो रही हो, टर्मिनेट ना हो रही हो। क्लासीफाई वेदर दे आर रैशनल और इरेशनल। आपको पता है रूट n जो होता है ना, इम्परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट इरेशनल होता है। यहाँ पे 0.3796 ऑफकोर्स डेसिमल स्ट्रिंग टर्मिनेट कर गई है, टर्मिनेट करते ही वो रैशनल हो जाएगा। यहाँ 7.478478 टर्मिनेट तो नहीं की है लेकिन रिपीट कर रही है, तो जैसे रिपीटेशन हुआ वो रैशनल हो जाता है। यहाँ देखिए 1.101 001 001 एक पैटर्न जरूर है बट कोई रिपीटेशन नहीं है, ना ही टर्मिनेशन है। नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, तो ये हो गई इर्रेशनल। ओके फ्रेंड्स, तो पहला क्लास यहीं समाप्त होता है चैप्टर 1 का। अगले क्लास में हम इस चैप्टर का बचा हुआ पार्ट पढ़ेंगे, यूनिट 1.4 ऑनवर्ड्स पढ़ा जाएगा। आप इसको रिवाइज करें, रोक रोक के देखें, एक क्लास को 2 दिन में देखें ताकि आपकी लर्निंग स्लो एंड स्टडी और परमानेंट नेचर की हो। साथ में वर्किंग करें। इन क्वेश्चंस में मैंने आपको हिंट दिए हैं, डायरेक्ट सोल्यूशन नहीं दिया है, आगे भी यही अप्रोच रहेगी। डायरेक्ट सोल्यूशन नहीं दूंगा, स्पून फीडिंग इज़ नॉट इन बेस्ट इंटरेस्ट। तो चैप्टर को आप ढंग से पढ़ें, एक बार वीडियो देखें उसके बाद चैप्टर पढ़ें, रिवाइज करें। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी और आपके कंसेप्ट बहुत अच्छे क्लियर होंगे। अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे इसी चैप्टर के रिमेनिंग पार्ट से।
जो कि हेडिंग 1.4, 1.5 एंड 1.6 को कवर करेगा टिल समरी। ओके फाइन, गुड बाय।